नमस्कार विद्यार्थियों, पी गॉड फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ मूवमेंट, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में भू संचलन कहते हैं, हिंदी में भू संचलन कहते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी, मूवमेंट यानी पृथ्वी में गतियाँ। देखिए, पृथ्वी में गतियाँ किस प्रकार से होती है, किस प्रकार पृथ्वी है वो गतिशील होती है, किन कारणों से होती है, तो इसके संदर्भ में जानकारी के लिए आपका ये टॉपिक आया। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, चट्टानों का टूटना, इसके अलावा रेडियोएक्टिव पदार्थ, पृथ्वी का संकुचन, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसमें क्षीण होना, तो इन सभी कारणों से भूगर्भ के ताप में या आंतरिक भाग में जो ताप है वो इकट्ठा होता रहता है और वो ताप भूगर्भ की गतियों का कारण बनता है। देखिए, भूपटल पर पृथ्वी के आंतरिक बलों से, ये सारे आंतरिक बल हैं, तो भूपटल पर पृथ्वी के आंतरिक बलों से उत्पन्न होने वाली जो गति होती है उसको भू संचलन के नाम से जाना जाता है। भूपटल यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर। सामान्यतः पृथ्वी तल पर जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आंतरिक शक्तियां और एक है बाहरी शक्तियां, यानी दो शक्तियां हो गई, आंतरिक शक्तियां और दूसरी बाहरी शक्तियां। आंतरिक शक्तियां क्या करती हैं? धरातल के ऊपर असमानता उत्पन्न करने का कार्य करती है। वो लगातार अपने द्वारा धरातल के ऊपर असमानताओं का या नई नई स्थलाकृतियों हैं उनका निर्माण करती हैं। इसलिए इनको निर्माणकारी शक्तियां या निर्माणकारी बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरी है आपकी धरातल पे जो ये आंतरिक बलों के द्वारा असमानता उत्पन्न की गई, उन असमानताओं को वापस से समतल करने का कार्य करने वाली जो शक्तियां हैं उनको बाहरी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। बाहरी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। इनको डिस्ट्रक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, कि आंतरिक बलों ने जो असमानता पृथ्वी के धरातल पे उत्पन्न की, उस असमानता को वापस समतल करने का कार्य है वो बाह्य शक्तियां करती है। तो इस प्रकार से एक विद्वान हुए थानवरी महोदय, और थानवरी महोदय ने इन दोनों शक्तियों का जो सम्मिलित रूप है उसको भवाकृतिक प्रक्रम है उसका नाम दिया है। तो इस प्रकार से यह है आपकी भू संचलन, जो कि भू संचलन होती है आंतरिक शक्तियों के कारण से। फिर हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि भूपटल को प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं, कारक हैं, बल हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, अंतर्जात बल और बाह्य बल। अंतर्जात बलों को भी फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है पटल विरूपणी, एक है आकस्मिक बल। पटल विरूपणी जो बल है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया है, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। इसी प्रकार से फिर महादेश जनक बल है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल के अंतर्गत आता है उन्माजन, धरातल का ऊपर उठना, और अधोमुखी बल के अंतर्गत आता है निमाजन, यानी धरातल के नीचे धंसना। पर्वत निर्माणकारी बल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है तनाव और दूसरा संपीड़न। तनाव में क्या होता है? तनाव के कारण भूपटल में विभंग होता है, ठीक है। दूसरा है संपीड़न, संपीड़न से भूपटल में बंकन होता है। भूपटल विभंग के अंतर्गत भूपटल विभंग को दो भागों में डिवाइड किया है, चटकने और भ्रंश, ठीक है। इसी प्रकार से भूपटल का बंकन है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक संवलन और दूसरा गलन, ठीक है। इसके बाद तो ये तो हो गई पटल विरूपणी। इसके बाद आता है आपका आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल के अंतर्गत जो कि अकस्मात उत्पन्न होते हैं उसके अंतर्गत आता है आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूमिस्खलन है, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं, और अवलांच की जो क्रियाएं होती हैं ये अचानक होती है, तो ये आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गए अंतर्जात बल। दूसरा है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है आपका अनाच्छादन।
अनाच्छादन को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। अपक्षय वो किन कारणों से होता है, कितने प्रकार का होता है? तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। दूसरा आपका अपर्दन। अपर्दन के विभिन्न कारक हैं, जैसे बहता हुआ जल है, पवन है, हिमानी है, परिहिमानी है, भूमिगत जल है। तो इस प्रकार से जो धरातल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं या भूपटल को प्रभावित करने वाले बल हैं, उनका ये डिवाइडेशन किया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले भू संचलन को देखते हैं कि भूपटल पर पृथ्वी के आंतरिक बलों से ठीक है कि पृथ्वी के आंतरिक बलों से उत्पन्न होने वाली गति को क्या कहते हैं? भू संचलन है वो कहा जाता है, भू संचलन कहते हैं। कि धरातल के ऊपर पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो गति है उसको भू संचलन कहा जाता है। सामान्यतः पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। सामान्यतया पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है आपका आंतरिक शक्तियां और दूसरी है बाहरी शक्तियां। पहली है आंतरिक शक्ति, ठीक है, इनको कहते हैं हम। इसके अंतर्गत आती है आपकी कि भूगर्भ से आंतरिक शक्तियां, जैसे ही आंतरिक नाम आया तो इनकी उत्पत्ति होगी भूगर्भ से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। कि भूगर्भ से उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां हैं उनको क्या कहते हैं? आंतरिक शक्तियां। ये शक्तियां कहां से उत्पन्न होती हैं? भूगर्भ से, ठीक है। भूगर्भ से उत्पन्न होती हैं ये आंतरिक शक्तियां। दूसरा, इनके द्वारा धरातल पर किसका निर्माण किया जाता है? असमानताओं का निर्माण किया जाता है। ये धरातल पर असमानताओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातल पर असमानताओं का निर्माण किया जाता है। यह असमानताएं उत्पन्न कर दी जाती है, इसलिए इन्हें निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। अतः इन्हें निर्माणकारी बल, ठीक है, निर्माणकारी बल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका आंतरिक शक्तियां। इनकी उत्पत्ति होती है कहां से? भूगर्भ से। धरातल पर किस
किसका निर्माण करती है? असमानताओं का निर्माण करती है। अतः इनको क्या कहा जाता है? निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। दूसरा है आपका बाह्य शक्तियां। बाह्य शक्तियां एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। ठीक है, तो बाहरी शक्तियां क्या होती हैं कि ये क्या करती है? धरातल पे जो असमानता उत्पन्न होती है उनको समतल करने का काम करती है। धरातल पर उत्पन्न असमानताओं को समतल करने का कार्य कौन करती है? बाह्य शक्ति। बाह्य शक्तियां करती हैं। तो बाहरी शक्तियों के द्वारा धरातल पर उत्पन्न असमानताओं को समतल करने का कार्य किया जाता है। अतः इन्हें विध्वंसकारी शक्तियां भी कहते हैं। अतः इन्हें विध्वंसकारी शक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, विध्वंसकारी शक्तियों को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रक्शन फोर्सेस। विध्वंसकारी शक्तियां कहते हैं। तो एक तो हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन फोर्सेस और दूसरी हो गई डिस्ट्रक्शन फोर्सेस। एक निर्माणकारी और दूसरी विध्वंसकारी। ठीक है, एक विद्वान हुए थानवरी। तो थानवरी महोदय ने इन दोनों शक्तियों को किसका नाम दिया गया है? भवाकृतिक प्रक्रम का नाम दिया गया है। सम्मिलित रूप में भवाकृतिक प्रक्रम। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। का नाम दिया। ठीक है, तो हो गया अर्थ यानी भूसंचलन। भूसंचलन का सीधा सा अर्थ हो गया कि धरातल के ऊपर आंतरिक बलों से उत्पन्न होने वाली जो गति है उसको भूसंचलन कहते हैं। ये पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक शक्तियां, दूसरी बाहरी शक्तियां। आंतरिक शक्तियां भूगर्भ से उत्पन्न होती हैं और ये क्या करती है? धरातल पे असमानताओं का निर्माण करती है, इसलिए इनको निर्माणकारी बल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बाहरी शक्तियां कि धरातल पे जो असमानताएं उत्पन्न की गई किसके द्वारा? आंतरिक शक्तियों के द्वारा, उसको वापस समतल करने का कार्य कौन करती है? बाह्य शक्तियां करती है। इन्हें विध्वंसकारी शक्तियां भी कहा जाता है। थॉर्नबरी जो महोदय हैं, इन्होंने दोनों शक्तियों को सम्मिलित रूप से भवाकृतिक प्रक्रम है उनका नाम दिया है। अब हम भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियों का डिटेल से यहाँ देखें।
को प्रभावित करने वाले बल या शक्ति। ठीक है, तो भूपटल को प्रभावित करने वाले बल या शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपके अंतर्जाल, दूसरा है बहिर्जाल बल। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। ठीक है, एंडो और ये हो गया एक्सो। अंतर्जात बलों को फिर 2 भागों में बांटा गया, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। अंतर्जात बल के फिर 2 भाग हो गए, पटल विरूपणी बल पटल विरूपणी बल और ये हो गया आपका आकस्मिक ठीक है। पटल विरूपणी बल को फिर 2 भागों में बांटा गया है, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पटल विरूपणी बल को आकस्मिक यानी सडन मूवमेंट और डेस्ट्रोफिज्म फोर्सेज और ये सडन फोर्सेज। एंडोजेनेटिक फोर्सेज। ठीक है, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हो गया। पटल विरूपणी बल को फिर 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? एक है आपका महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। इसको कहते हैं इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज। इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज और ये हो गया आपका ओरोजेनेटिक फोर्सेज। ठीक है, फिर महादेश जो जनक बल है उसको फिर 2 भागों में बांटा गया। महादेश जनक बल को आगे जाकर वो है ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। ठीक है, ऊपरी मुखी बल को अंग्रेजी में कहते हैं अपवार्ड फोर्सेज
अधोमुखी बल को कहते हैं डाउनवर्ड फोर्सेस। ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल में आता है उन्मज। ठीक है, ऊपरी मुखी बल में आ गया उन्मज, इमरजेंस। और अधोमुखी बल में आ गया उन्मज और निमग्न, निमज्न, निमज्न को कहते हैं इमरजेंस और ये सबमर्जेंस। सबमर्जेंस, ठीक है। अब है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल को दो भागों में बांटा गया है, तनाव और संपीड़न। तनाव और संपीड़न। पर्वत निर्माणकारी बल के दो भाग हो गए, एक तो टेंशन और एक कंप्रेशन। इसको कहते हैं टेंशन और ये कंप्रेशन। फिर तनाव के दो भाग दिए गए। तनाव का पहला भाग हुआ भूपटल विभंग, ठीक है। तनाव का क्या हुआ? भूपटल विभंग, भूपटल विभंग, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रस्टल फ्रैक्चर। भूपटल विभंग, भूपटल विभंग के दो भाग हुए, चट्टन और भ्रंश। चट्टन और भ्रंश, ठीक है। चट्टन को कहते हैं अंग्रेजी में क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, भ्रंश। क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। संपीड़न का क्या हुआ? संपीड़न का हुआ भूपटल बंकन। संपीड़न से भूपटल बंकन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रस्टल बेंडिंग। क्रस्टल बेंडिंग, ठीक है। फिर भूपटल बंकन के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, संवलन और वलन। भूपटल बंकन के दो भाग, एक संवलन और दूसरा है वलन। संवलन को कहते हैं वार्पिंग और वलन को फोल्डिंग। वार्पिंग और वलन हो गया फोल्डिंग। तो ये तो हो गया आपका महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब आता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं आपके एक तो ज्वालामुखी और भूकंप, ठीक है। आकस्मिक बल, आकस्मिक बल को बांटा गया है। जैसे कौन कौन से आकस्मिक बल है?
ज्वालामुखी, भूकंप, भूमिस्खलन, ठीक है, या आपका वोल्केनो, अर्थक्वेक, अगला है आपका भूमिस्खलन यानी लैंडस्लाइड। तो इस प्रकार से ये आकस्मिक बल है, इसके अंतर्गत एक एवलांस और होता है, एवलांस। ठीक है, तो ये तो हो गए आकस्मिक बल जो अचानक उत्पन्न होते हैं। अगला है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल को दो भागों में बांटा गया है, देखिए, बहिर्जात, एक्सोजेनेटिक, बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल के दो, पहला भाग होगा बहिर्जात बल का अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन डेनोवेशन जिसको कहते हैं। अनाच्छादन के फिर कितने भाग हुए? दो भाग हुए अनाच्छादन के, एक है अपक्षय और दूसरा है अपरदन, ठीक है। अपक्षय को कहते हैं अंग्रेजी में वेदरिंग एंड इरोजन, और ये इरोजन। अपक्षय किन किन के द्वारा होता है? अपक्षय के यहाँ पर प्रकार निकाले तो हम अपक्षय होता है तीन प्रकार से, भौतिक, रासायनिक और तीसरा है जैविक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ये आपकी केमिकल हो गई, केमिकल वेदरिंग, और ये है बायोलॉजिकल, ठीक है। इरोजन है वो किन किन कारकों के द्वारा होता है? तो ये देखिए, इरोजन में आता है आपका बहता जल, पवन, हिमनद, ठीक है, भूमिगत जल, लहर भी आती है आपकी। तो ये सारे के सारे इरोजन के अंतर्गत आते हैं, जिसको कहते हैं सागरीय तरंग, ठीक है, सागरीय तरंग। तो ये है रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये अंडरग्राउंड वाटर, और ये वेव्स। तो इस प्रकार से भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों को दो भागों में बांटा गया, अंतर्जात बहिर्जात। अंतर्जात में पटल विरूपणी, आकस्मिक। पटल विरूपणी के दो भाग, महादेश जनक पर्वत निर्माण,
महादेश जनक बल के दो भाग, ऊपरी मुखी अधोमुखी, ऊपरी मुखी में उमज, अधोमुखी में निमज। पर्वत निर्माणकारी बल के दो भाग, तनाव संपीड़न, तनाव से भूपटल में विभंग, संपीड़न से भूपटल में बंधन। भूपटल विभंग से चट्टन और भंस, भूपटल भूकंप से संवलन और बलन। आकस्मिक बल में हो गया ज्वालामुखी, भूकंप, भूमिस्खलन और एवलांच। आकस्मिक जो बहिर्जात बल है, दो भाग हो गए मेन। बहिर्जात बल में आता है अनाच्छादन, अनाच्छादन के दो भाग, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय 3 प्रकार से होता है, भौतिक, रासायनिक, जैविक। और अपर्दन इन कारकों के द्वारा होता है, बहता जल, पवन, हिमनद, भूमिगत जल, सागरीय तरंगों के द्वारा। तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद।